बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वजीहा नामी ख़ातून, अमरीकी नयाद पाकिस्तानी ख़ातून, एक बड़ी खूबसूरत ख़ातून, इनका कत्ल गुज़िश्ता साल होता है और इस कत्ल के ऊपर अब तमाम तहकीकात मुकम्मल हो गई। FBI के जो इदारा है उसने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन की और पाकिस्तान में अदालत ने इसका फ़ैसला किया। लेकिन वजीहा की मौत किस तरह से हुई, किस तरह से बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया और एक इंसान पैसे की हवस में किस तरह से भूखा हो जाता है और किस तरह से उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया। इस्लामाबाद और पिंडी के मुज़ाफ़ात में ये DHA का जो इलाका है और DHA के इलाके के एक पॉश घर में ये वारदात जब होती है और जिस तरह से इस पूरी वारदात को छुपाया जाता है और जिस तरह से लाश को दफन करने के बाद ऊपर फर्श को पक्का किया जाता है, लेकिन ये तमाम तर भांडा एक छोटा सा बच्चा जो है वो किस तरह से पोड़ता है और किस तरह से ये सब पकड़े जाते हैं। एक बड़ी ही सनसनीखेज़ आप इसे कहानी कहेंगे कि जो जारी रही पूरा साल, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और अब वो अपने इख्तिताम को पहुंची। ये 40 साल वजीहा जो है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से है और अमेरिका में कई बरसों से रहती थी। इनके 3 बेटे, जिनमें से बड़ा बेटा जो है वो 22 साल का है जो अमेरिका में रहता है, जबकि 2 बेटे जिनकी उम्र 15 और 10 बरस है वो कुछ अरसे के लिए आर्जी तौर पर अपनी खाला के घर बरतानिया में मुकीम थे। अब वजीहा की बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जो उनके पहले शौहर थे, बेसिकली उन्होंने 2 शादियाँ की थी और पहले शौहर जो है वो एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे। पाकिस्तान में 2014 में उन्हें टारगेट किलिंग में कत्ल कर दिया गया था और उनके शौहर का जो बिज़नेस था जराही आलात का, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनको अब शबनम संभालती थी और प्रॉपर्टी सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। अच्छा खासा पैसा उनके पास था। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसने मास्टर्स किया हुआ था। एक खूबसूरत लड़की थी। इसमें फिर इसकी मुलाकात जो है रिजवान से होती है, जो कि एक ब्रोकर भी था और UAE में, और चूँकि वजीहा ख़ुद भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती थी, उसकी इससे मुलाकात होती है और उसके बाद इन दोनों की मुलाकात जो है वो शादी में तब्दील हो जाती है। इन दोनों के दरमियान झगड़े कुछ पैदा हुए, लेकिन ख़ानदान के लोगों को तो नहीं मालूम थे। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हुआ क्या, बेसिकली वजीहा की अब इस वक्त तक रिजवान से अलहदगी हो चुकी हुई थी, लेकिन वो उसको मिलने के लिए पाकिस्तान सिर्फ चंद रोज़ के लिए 7 साल के बाद क्यों मिलने आई थी इंग्लैंड से। कुछ दिन उसने वहाँ पर गुजारे क्योंकि रिजवान ने उसको धोखा दिया। रिजवान ने उसको धोखे से बुलवाया क्योंकि रिजवान ने उसके बहुत से पैसे फंसाए हुए थे। रिजवान ने उसको कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम वापस आओ, जो मैंने तुम्हारे पैसों से घर लिया था वो मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा। इसी बहाने से उसने उसको यहाँ पर बुलाया। वो कहते इसके बहनोई हैं, उन्होंने बताया कि वजीह ने हमें बताया था कि रिजवान ने उससे कहा है कि जो मैंने तुम्हारे पैसों से गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, जो मैंने अपने नाम करवा ली थी, वो भी मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। और उसके बाद उसको जब वापस बुलाया तो ये अपने साथ अपनी बहन के एक बेटे आयान को लेकर यहाँ पाकिस्तान पहुँचती है और इसको पिक करने के लिए रिजवान आता है और उसको DHA में जब अपने घर लेकर आता है तो उस बच्चे ने पश्तो में उसको ये कहते हुए सुना था अपने मुलाजमों को कि जो कैमरा से घर के उन्हें ऑफ कर दो। जब ये वारदात उसने कर दी, उसके बाद उसने इस घर के जितने भी जो रिकॉर्ड था उसको भी उसने तल्फ कर दिया था। अच्छा, ये सब तो एक तरफ है। इन दोनों के दरमियान जो अहले खाना, उनका ये कहना है कि गालबन तलाक हो चुकी हुई थी, लेकिन सिर्फ वो अपने पैसों की वजह से यहाँ पर वापस आई। 1.5 महीने की तफ्तीश के बाद वजीहा की डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी कहाँ से मिलती है? एक दूर दराज के इलाके में एक घर के अंदर से पक्का फर्श बना होता है, उसे तोड़ा जाता है और वहाँ पर 4 फुट नीचे गहराई में जाके गली सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसका जब DNA किया जाता है तो पता लगता है कि वो वजीहा है। वजीहा के अहले खाना कहते हैं कि 16 अक्टूबर को लापता होती है। उसके घर वाले, उसका बेटा ख़ास तौर पे, जो 2 बेटे जो इंग्लैंड में थे, उनकी सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट जो है वो वायरल होती है। बेटा जो अमेरिका में है 22 साल का, वो इस केस को परसू करता है, अमरीकी पुलिस को इसके अंदर डालता है क्योंकि अमरीकी पासपोर्ट जो है वो वजीहा के पास भी था। और फिर मामला बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और ये शख्स जब पकड़ा जाता है तो फिर वो बड़े ही खौफनाक इंकशाफात करता है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। होता कुछ इस तरह से है कि अब्दुल्ला जो इनका बेटा है 22 साल का, उसने एक FIR कटवाई और उसने कहा कि मेरी माँ जो है 15 बरस के भांजे आयान के साथ पाकिस्तान पहुँची। आयान को स्कूल से छुट्टियाँ थी, इसलिए उसने अपने वालिदैन से कहा कि मैं भी नानी से मिलने पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो वजीहा अपने दोनों बेटों को तो नहीं, लेकिन अपनी बहन के बेटे आयान को साथ लेकर आई। अब्दुल्ला का ये कहना है कि 22 अक्टूबर की रात को उनकी वालदा के पाकिस्तान से बरतानिया वापसी की फ़्लाइट थी, लेकिन मेरा कज़न आयान तो वापस बरतानिया आ गया, लेकिन मेरी वालदा जो है वो वापस नहीं आई। फिर वो अब्दुल्ला कहता है कि उसकी वालदा के पास ही उनके कज़न का पासपोर्ट था और उनके वालदा के मुबैन अगवा के बाद उनके कज़न को नए सफरी दस्तावेज़ात बनवाने पड़े थे। चूँकि वालदा बेसिकली अगवा हो जाती हैं, ये बच्चा वहाँ पर था, इस बच्चे ने वहाँ पर शोर मचाया। उसके शोर मचाने की वजह से पता लगा कि खातून जो है वो अगवा कर ली गई है। केस यहाँ पर चलना तो शुरू हुआ। बच्चे को नए दस्तावेज़ात बनवाने के बाद पाकिस्तान से वापस बरतानिया भेजा गया। अब अब्दुल्ला ये कहता है कि उनकी वालदा उन्हें और उनके भाई को छोड़
छोड़कर कुछ रोज़ के लिए पाकिस्तान गई, जिसकी वजह अपने साबिक शौहर रिजवान के साथ जायदाद और दीगर तनाज़ात को हल करना था। अब FIR में उन्होंने ये कहा कि 15 बरस के आयान और वजी स्वाति को रिजवान हबीब अपने साथ DHA रावलपिंडी में अपनी रिहाइशगाह लेकर गया। वहाँ जाकर उस बच्चे को उन्होंने कोई नशावर चीज़ पिलाई, दोनों को। वो कहते हैं कि आयान को जब होश आया तो वजिया वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन घर के मुलाजमीन ने बच्चे के शोर मचाने पर उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर कमरे में बंद करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जो कि ज़रा हेल्दी भी था, जानदार था, वो उनके काबू में ना आया। अच्छा, उसके बाद अब्दुल्ला ने पुलिस रिपोर्ट में ये दावा किया कि मुझे यकीन है कि रिजवान ने मेरी वालदा को जायदाद के लिए अगवा किया है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये उस वक्त तक की बात है जब तक कि उसकी वालदा भी शायद ज़िंदा हो सकती थी। तो अब्दुल्ला ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा कि लापता होने के बाद से वालदा से फ़ोन पर कोई राबिता नहीं है। इस दरख्वास्त में उन्होंने अपने सगे वाले डॉक्टर अली मेहदी का जिक्र भी किया, जो पाकिस्तान में 2014 में कत्ल कर दिए गए थे। अच्छा, ये तमाम तर दरख्वास्त तो दे दी जाती है। उसके बाद पुलिस जो है वो शुरू में तो FIR ही नहीं काट रही होती, क्योंकि कुछ ताल्लुकात तो इस लड़के के, इस शख्स के, रिजवान के भी थे। अच्छा, ख़ानदान के मुताबिक 16 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ, हमें कोई इत्तला नहीं दी गई, FIR नहीं दर्ज की गई। पुलिस ने जिस दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर FIR दर्ज की वो अब्दुल्ला था, जो कि अमेरिका में था, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये FIR दर्ज हुई, क्योंकि फिर बीच में अमेरिका ने भी इंटरवेन किया। उसके बाद वो कहते हैं कि अहले खाना से जब राब्ता होता है तो 19 तारीख को मुग़िया वजी के बेटे अब्दुल्ला जो है वज़ीर आज़म के पोर्टल पर इत्तला देते हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं। उसके बाद पुलिस जो है ये FIR काटती है। तो आप देखिए कि कितना एक फ़र्क हो जाता है तारीख़ों का। 22 तारीख से उन्होंने ख़ुद FIR दर्ज करवाने की कोशिश की और अगले महीने जाके 19 तारीख को ये FIR जो है ये काटी जाती है। ये तमाम चीज़ें तो होती ही हैं। उसके बाद अब होता क्या है बेसिकली, ख़ातून को कत्ल करने के बाद तमाम तर वाक़या क्या है वो ज़रा गौर से सुनिएगा। बेसिकली वजिया को सूबा पंजाब से निकालकर रावलपिंडी में उनके कत्ल के मुकाम से तकरीबन 250 किलोमीटर से दूर ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका लकी मरवत है, वहाँ से वजिया की लाश मिलती है। अब ये होता सब कुछ किस तरह से है, होता कुछ इस तरह से है कि पहले तो वजिया को कत्ल किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसको कत्ल किया गया। उसके बाद इस शख्स ने इसकी लाश को एक गाड़ी के ज़रिए लकी मरवत तक एक कालीन में लपेट कर मुंतकिल किया। हैरत की बात यह है कि रास्ते में चेक पोस्टें भी आती है, लेकिन कहीं पर भी इस लाश के बारे में किसी को भी इल्म नहीं हो सका। अच्छा, पुलिस को आले कत्ल और गाड़ी का सुराग जो है वो फिर बाद में मिल जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, एक लवारिस लाश जो है उसको दफन करने के बारे में एक बात की जाती है, और इस इत्तला पर पुलिस जो है लकी मरवत के इस इलाके में पहुंचती है। लेकिन कहानी एक और ही निकलती है, क्योंकि इसका शौहर जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, इससे इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसके और उसके मुलाजिम की निशानदेही पर एक घर में पहुंचा जाता है। ये घर जो है पहाड़ के दामन में पत्थरों से बना हुआ एक घर था जो खाली था। मुलजिम की निशानदेही पर वो एक कमरे में पहुँचते हैं पुलिस वाले, जहाँ पर फर्श के नीचे मकतूला को दफन किया गया था। इस अमल में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, जिस दौरान पक्के फ़र्श को पहले तोड़ा जाता है, फिर इसे खोदा जाता है, और उसके बाद 4 फुट से नीचे जाके गहराई में ये लाश जो होती है ये मिलती है, जो कि गल सड़ गई होती है। SHO का ये कहना है कि यहाँ पर इतने ज़ालिमाना अंदाज में इस इलाके में कभी भी कत्ल नहीं देखे। 165 कत्ल जो है 1 साल के अंदर इस इलाके में हो चुके हैं, लेकिन इतना ज़ालिमाना कत्ल हमने कभी नहीं देखा। अब ये जो इलाका था ये बेसिकली जहाँ से वजिया की लाश मिली है, ये मुलजिम की पहली बीवी का आबाई इलाका भी है और यही उसका अपना ननियाल भी है। ये अलबत्ता लाश जिस घर से मिली वो एक नौकर का घर था, और इसमें उस नौकर को इस्तेमाल भी किया गया। और इस नौकर के बारे में भी आपको बताऊँ कि इसको 7 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है। FBI एहलकारों की तहकीकात जो है उसकी वजह से ये मामला जो अपने अंजाम को पहुंचा, वरना पाकिस्तान में जो पुलिस है वो इस मामले को इतना सीरियसली नहीं देख रही थी। इस मुलजिम का खौफनाक एतराफ़ी बयान भी सामने आया है, और इसको मिलने वाली सज़ा के बारे में भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसने एतराफ़ी बयान में ये कबूल किया है कि उसने अपनी साबका बीवी को छुरियों के वार करके कत्ल किया, और उसके बाद उसने इस लाश को एक गाड़ी के ज़रिए रावलपिंडी से लकी मरवत मुंतकिल किया, और उसके बाद इसकी लाश जो है उसके मुलाजिम के घर में दफनाई जाती है। और वो जैसे कि मैं अब आपको उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो बता चुकी हूँ। अब क्या होता है जनाब, इनके ऊपर बाकायदा मुकदमा चलता है, पूरा 1 साल ये केस जो इसकी तफ्तीश होती है, और उसके बाद रावलपिंडी की सेशन अदालत ने मुलजिम रिजवान हबीब को सज़ाए मौत, जबकि शरीक मुलजमान को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अब इसमें बेसिकली अमरीकी तहकीकाती इदारा FBI की टीम जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थी। बड़ा ही दुख होता है कि हमारे अपने यहाँ पर जो बड़े बड़े केसेस है उसमें सज़ाए मौत की खबर सुनने को हम तरस जाते हैं, वो लोग जो जालिम थे। लेकिन यहाँ पर चूँकि FBI की टीम मौजूद थी कमरा अदालत में, और चूँकि FBI के एहलकार इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे, अमेरिका ने इसके अंदर अपना
جو ہے عمل دخل دکھایا تھا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا، اور نہ صرف انجام کو پہنچا بلکہ ان کو اب سزا دی جائے گی۔ شریک ملزمان حریت اللہ اور سلطان کو 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے، تاہم 2 ملزمان یوسف اور رشید کو بری کر دیا گیا ہے۔ جس ملازم کے گھر میں یہ لاش چھپائی گئی تھی اس کو بھی 7 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ تو جناب یہ تھا تمام تر معاملہ جو کہ اپنے انجام کو پہنچا، ایک تکلیف دہ انجام کو۔ ایک محبت کی شادی ہوتی ہے جس میں یہ شخص جو ہے اس خاتون کو بری طرح سے پھنساتا ہے، اسے پیسے اینٹتا ہے، اپنے نام جائیدادیں کرتا ہے، اور جب وہ جائیدادوں کی واپسی کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو دھوکے سے بلا کر اسے جس طریقے سے قتل کرتا ہے، گھروں کے کیمرے آف کر کے، بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کر کے، لیکن وہ جو بیٹے پیچھے چھوڑ کر وہ اپنے گئی تھی، وہ بیٹے اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جب پولیس انوالو ہوتی ہے امریکہ کی، تو اس کے بعد یہ کیس یوں اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اس طرح ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔ میں نے چونکہ اس کیس کو پہلے بھی رپورٹ کیا تھا، جب وجیہ اغوا ہوئی تھی، وجیہ سواتی کے ملنے کے بعد کی تمام تفصیلات بھی آپ کے گوش گزار کی تھی، اور اب یہ کیس جب اپنے انجام کو پہنچا اور ملزمان کو سزا سنا دی گئی تو وہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔